हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 5 एंड 6 यूपी स्पेशल, जो यूपी पीसीएस मेंस 2024 देने जा रहे हैं या 2025 का देंगे। उसके लिए एक पेड बैच हमारे द्वारा चलाया जाता है, जिसमें हम लोग डेली क्वेश्चन देते हैं, कॉपी चेक करते हैं और उसका फिर मॉडल आंसर हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं। जिसमें आज हम लोग करेंगे डे 7, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों को बताते हुए समाधान हेतु सरकारी प्रयासों पर चर्चा कीजिए। यानी चैलेंजेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन यूपी, एंड साथ ही साथ आपको बताना है कि व्हाट इज एफर्ट, कौन से गवर्नमेंट एफर्ट फॉर सॉल्यूशन। इट मींस यहां पे दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है, पहली चीज, क्योंकि देखिए जब भी किसी प्रश्न को आपको लिखना होता है उससे पहले ध्यान से समझिए प्रश्न को, और कितने उसमें डायमेंशन ओपन किए जा सकते हैं या किन किन चीजों को हम तोड़ सकते हैं प्रश्नों में। प्रश्न को जितना अधिक से अधिक आप तोड़ लेंगे उतना ही आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता है। अगर आप पूरे प्रश्न को एक साथ समझते हुए लिखेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आएगी, आप चीजों को मिस कर जाओगे, कोई ना कोई चीजों को स्किप कर जाओगे। लेकिन अगर प्रश्न को तोड़ते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। ध्यान से समझिएगा कि यहां पर प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है। तो पहली चीज किसके बारे में बात हो रही है? प्राइमरी एजुकेशन यूपी में हो रही है, वो क्लियर है। प्राइमरी एजुकेशन का स्टेटस क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं 1 से 2 लाइन, या फिर इंट्रो में भी इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा, चैलेंजेस की बात हो रही है कि किस प्रकार के चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ तीसरा पूछा जा रहा है आपसे सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास किस लिए? इसके समाधान के लिए, अर्थात जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हो या फिर केंद्र सरकार के। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार के अगर हम प्रश्नों को कर रहे हैं तो केवल उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही बताने हैं। हाँ, बेहतर ये होता है कि आप 70-30 का रेशियो रख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट एफर्ट, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारे एफर्ट कर रही है, तो 70% आप सॉल्यूशन यूपी गवर्नमेंट के बताइए, 30% आप सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के बता सकते हो। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है 2020, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की बहुत सारे एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, जिसको आप मेंशन कर सकते हो। तो चलिए, अब सबसे पहला आपका जो प्रश्न आता है कि सर प्रश्न तो हमें समझ में आएगा कि एक तो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, उसकी चैलेंजेस की बात हो रही है, और उसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात हो रही है। यानी अपनी आंसर राइटिंग को 3 डायमेंशन पे आपको लिखना है। डायमेंशन क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा जो अगला चैलेंजेस आता है, वो हमारा अगला चैलेंजेस क्या होता है, वो हमारा होगा इंट्रो। इंट्रो कैसे लिखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को इस बैच की अपडेट दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर इस बैच में हमें ज्वाइन होना है, पसंद आ रहा है, लेकिन कैसे हो जाए। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, बस यहां पर देख रहे हैं आप यूपी पीसीएस मींस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। स्पेशली पेपर 5 और 6 के लिए रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए रहेगा, जिसमें कॉपी भी चेक की जाती है विद फीडबैक, और मॉडल आंसर को हम लोग डिस्कशन करते हैं यूट्यूब पर। और डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी 24 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 24 डेज तक, जिससे आप डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेशली बिगिनर बच्चे जो बिल्कुल फोबिया रहता है, डर रहता है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम कैसे करें, तो आप इस बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपके सामने दी हुई है, और उसके लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा पूरी इंक्वायरी करनी होगी। वहां पे हमारी टीम पूरी सारे स्टेप्स को बता देगी, फिर वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस एंड अदर स्टेट के जितने भी पीसीएस आप एग्जाम देते हैं, उनके आप हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कंप्लीटली ले सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या फिर प्रीलिम्स और मेंस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 और यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, उसके लिए भी हमारे सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको इंक्वायरी करनी होगी। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख देते हैं। हालांकि आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके की हेडिंग नहीं देनी होती, भूमिका नहीं लिखनी होती, मैं हर बार बताता हूं आपको, तो बिल्कुल भी आपको भूमिका हेडिंग नहीं देनी होती, उस पॉइंट को आपको लिखना होता है। अब सबसे पहले बात होती है कि देखो चुनौती की बात भी कर रहा है, सरकारी प्रयास की बात भी कर रहा है, तो आपको प्रयास करना है कि 125 शब्दों में अगर इस आंसर को लिखना है तो 2 से 3 लाइन की इंट्रो दे सकते हो। अगर आप ये 200 शब्दों में लिखना है, हालांकि मुझे जहां तक याद है कि मैंने इसे 200 शब्दों में दिया था, तो आप यहाँ पे 3 से 4 लाइन का इंट्रो लिख सकते हो। अच्छा, इंट्रो लिखने से पहले आप एक और चीज ध्यान रखो कि अगर आप किसी डेफिनेशन से, किसी घटनाक्रम से या फिर किसी कोटेशन से भी अगर आप आंसर को शुरू करते हो, तो वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता है कि एग्जामिनर को जो है कि 1 नंबर देने पे मजबूर करता है कि भाई बच्चे को चीजें अच्छे से पता है। तो एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, और एजुकेशन हमारा एक बेसिक
कह सकते हो कि नीड है कि हर बच्चे को शिक्षित होना भी चाहिए, तो यहां पे आप कोटेशन से शुरू कर सकते हो। हालांकि मैंने करीब 8-9 कॉपियां चेक की थी कल, लेकिन उसमें केवल एक बच्चे ने कोटेशन से शुरू किया था और वो था भीमराव अंबेडकर जी का कोटेशन था कुछ इस तरीके से कि शिक्षा व्यक्ति को निडर, संगठित और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। यानी शिक्षा की इंपॉर्टेंस बताइए कि व्यक्ति एक तो शिक्षित होने के बाद निडर हो जाता है, यानी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है और लोगों के साथ संगठित होकर अपना काम करता है। तो शिक्षा की इंपॉर्टेंस है। आप ऐसे आपको इंट्रो बता सकते हो, या फिर आप महात्मा गांधी जी का बता सकते हो इंट्रो कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी, क्योंकि विश्व का निर्माण जितना अजैविक घटकों से बनता है उतना ही जैविक घटक से बनता है, और जैविक घटक में जो ह्यूमन स्पीसीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या फिर आप नेल्सन मंडेला का बता सकते हो कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप क्या करोगे, दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो, अगर लोगों को शिक्षित कर रहे हो तो। हालांकि अगले दिन से मैंने ये सोचा है कि मैं डेली जो आंसर एक देता हूं उसके डेली एक वीडियोस बना दूं, ताकि ये जो दो क्वेश्चन का जो बर्डन है, एक आधे घंटे 40 मिनट की जो वीडियोस होती है वो छोटी भी हो जाएगी, आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा और रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो एक तो इंट्रो आपका यहां पे क्या हो गया, किसी भी महापुरुष, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि नेल्सन मंडेला के बारे में, हालांकि नेल्सन मंडेला ठीक से नहीं लिखा हुआ है, आधा ल होना चाहिए, या फिर मैंने महात्मा गांधी जी के कोटेशन से शुरू कर दिया जो मैंने बताई है, या फिर अंबेडकर जी के कोटेशन से शुरू कर दिया, या फिर आप मोदी जी का भी कोटेशन ले सकते हो, क्योंकि अगर आप रिसेंटली वाला भी लेते हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी शिक्षा पर बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आते रहते हैं जब बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड एग्जाम्स, तो वहां से भी हम कोटेशन को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शन कभी भी अमूर्त नहीं होना चाहिए मेरे भाई, मैं हमेशा बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन में कोई ना कोई फैक्ट आप यूज करो। देखो, अगर प्रश्न में कहीं ना कहीं सराहना पूछी जा रही है, प्रश्न में कहीं ना कहीं प्रशंसा पूछी जा रही है, बेहतर प्रयास पूछे जा रहे हैं, अर्थात प्रश्न पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इंट्रो में सफलताओं के साथ, रैंक के साथ, परिणाम के साथ शुरू कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों पर ज्यादातर फोकस कर रहा है, तो चुनौतियों का मतलब है कि हम ऐसे पॉइंट से इंट्रो शुरू करें जिसमें हमारी नेगेटिविटी दिखे, जिसमें हमारा जो है कि एक तरीके से ये दिखना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, हमें ये समाधान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंकड़े देना चाहते हो तो एक तो आप असर रिपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। कौन सी होती है? असर रिपोर्ट। ये एक संस्था है, उसके द्वारा होती है असर रिपोर्ट, इसको जो है कि जारी कर सकते हो। या फिर आप 2011 की जनगणना को दे सकते हो कि भैया 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है वो 67.68% है, जो कि कितनी है नेशनल वाले से, जैसे हमारा जो राष्ट्रीय है वो कितना है 74.04% है, इससे राष्ट्रीय औसत से कम है। एक तो ये तरीके से दे सकते हो इंट्रो, या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, एसडीजी को भी इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि एसडीजी को तो बेहतर रहेगा दोस्तों कि हम निष्कर्ष में इंक्लूड करें, तो निष्कर्ष में इंक्लूड कर लेंगे। तो अब यहां पे आपको मैंने एक डायग्राम फ्रेमिंग बता दी, पहली चीज इंट्रो की, कि इंट्रो में क्या करना है, किसी भी एक महापुरुष का, चाहे विवेकानंद का ले लो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ले लो, महात्मा गांधी जी का हो, अंबेडकर जी का हो, ज्योतिबा फूले का हो, सावित्री बाई का हो, किसी का भी आप ले सकते हो, या फिर किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का भी ले सकते हो। वहां पे कोटेशन का प्रयोग करिए। दूसरा, वहां पे इंट्रो देने से पहले आप कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, तो एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों इंट्रो देने का, ये क्या हो गया, आपके आंकड़ों से संबंधित हो गया। एक और इंट्रो मैं आपको बताता हूं, भूमिका नंबर पार्ट 2। अब देखो, यहां पे मैं पूरा लिखूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने चीजें बता दी ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि सर ऐसे ही हमें लिखना है इंट्रो। एक कोटेशन डाल दो, एक आध डाटा डाल दो, ठीक है। दूसरा, आप संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शुरू कर सकते हो। एक बच्चे ने, मैंने देखा कि लिखा, काफी अच्छा लगा मुझे। संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या है, जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है और आपको पता है कि क्लास 1 to 8 को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट में निःशुल्क, और क्या करना है, निःशुल्क मतलब विद्यालय जो शिक्षा है वो प्रदान करने का अधिकार दे दिया गया है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, कोटेशन को छोड़ के आप संवैधानिक प्रोविजन से भी शुरू कर सकते हैं कि 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ध्यान से समझना, इसको पूरा लिखना होता है, कई बच्चे इसको आधा लिखते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं यहां पे शॉर्ट लिख रहा हूं केवल समझाने के लिए। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में जो हुआ, संशोधन करते हुए क्या किया गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को आर्टिकल नंबर 21A के तहत मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में भी प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके मूल कर्तव्यों में भी क्या लिखा गया है, मूल कर्तव्यों में भी क्या लिखा दोस्तों, मूल कर्तव्यों में भी अभिभावकों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन जरूर प्रदान कराएं। तो ये 3 आपके संवैधानिक प्रावधान भी हो गए। समझ में आ गई बात। तो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अमूर्त लिख दिया। जैसे 2-3 बच्चों की मैंने कॉपी चेक की, उसमें पता चल रहा है कि शिक्षा मानव को बदल सकती है, शिक्षा समाज को बदल सकती है, शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, शिक्षा मूलभूत आधार है, नींव है। ये सभी चीजें ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको फैक्ट को, फिगर को डालना पड़ेगा, नहीं तो इंट्रो आपका बहुत कॉमन हो जाएगा। और आप अगर कॉमन लिस्ट में रहोगे, कॉमन बच्चों की श्रेणी में, तो सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि आपके आसपास बैठे मेंस आंसर राइटिंग करने वाले बच्चे सेम कंटेंट लिखेंगे, लेकिन आपसे बेहतर प्रेजेंट करेंगे और एग्जामिनर उनको बेहतर रिमार्क्स देगा। और एक एक नंबर से आपकी रैंक ऊपर नीचे बहुत हो सकती है, इवन की मेरिट से बाहर भी हो सकते हो। तो इंट्रो मैं कई बार आपको समझा रहा हूं कि इंट्रो कैसे लिखना होता है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी क्या कह रहा है दोस्तों, मेन बॉडी कह रहा है सर चुनौतियां क्या क्या हैं। तो चुनौतियां क्या हैं, तो आप यहां पे डायग्राम बना सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहां पे लिख देते हैं, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां, ऐसे करके। अब आप या तो ऐसे करके इस तरीके से डायग्राम बना के लिखते चले जाओ, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। ये हो गया प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियां, ऐसे करके, ठीक। या तो इस तरीके से लिख दो, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से, क्योंकि मैं देखा कि बच्चे अब काफी अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, काफी कुछ चीजें वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई अब उनमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है, चाहे वो उन्हीं की मेहनत से है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुख्य रूप से वो एफर्ट कर रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, इसलिए उनकी आंसर राइटिंग बेहतर हो रही है। और ये उन्हें भी पता चल रहा होगा और ये मैं खुद भी बता रहा हूं। अब यहां पे देखो चुनौतियां क्या है, मुख्य रूप से देखोगे तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, कक्षा कक्ष ऐसे होते हैं जिनमें बिल्डिंग्स बहुत कमजोर होती हैं, जैसे लगता है कि गिरने वाली बिल्डिंग्स है, या फिर उसमें पानी की व्यवस्था नहीं होती है। शौचालय होता है लेकिन लड़के लड़कियां दोनों का एक ही शौचालय होता है, या फिर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। बैठने के लिए फर्श, बेंच, ये सब नहीं होते हैं। खाना खाने के लिए अच्छे जो है कि बर्तन, गिलास, ये सभी नहीं होते। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये आधारभूत सुविधाएं हो गई। कई जगह ऐसा होता है कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में भी कमी है। प्राइमरी एजुकेशन में आप यूपी में देखो, लगातार शिक्षकों की कमी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे जहां पे 2 टीचर, 3 टीचर स्कूल चला रहे हैं और बच्चों की संख्या 100 करीब 120, यानी वहां पे 2 से 3 टीचरों की और रिक्वायरमेंट है। तो अर्थात जो छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए था आपका 25 और 1 पे, यानी एक टीचर पे 25 छात्र, लेकिन एक टीचर पे 45 छात्र, 40 छात्र ऐसे आ रहे हैं। तो अब इसे प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप सीधे से एक यहां से आपने उठाया, यहां पे सामाजिक लिख दिया। चलो सामाजिक ना लिख के हम यहां पे लिख देते हैं आधारभूत संरचना, ठीक है। ऐसे हमें एक हेडिंग बना दी कि आधारभूत संरचना की चुनौतियां, उसकी कमी। तो यहां पे क्या लिख दिया, एक पॉइंट यहां पे ऐसे लिख दिया कि भैया आधारभूत में क्या है, जैसे मैंने बताया ना, जर्जर हो रहे हैं स्कूल, जर्जर स्कूल हो गए। या फिर इसी तरीके से यहां पे एक और ले लिया कि स्वच्छता, या फिर स्वच्छता या शौचालय की आवश्यकता है, या यूं कहें कि शौचालय है ही नहीं, या फिर पेयजल की समस्या है, ये लिख दिया। दूसरा इसी तरीके से हेडिंग हमने उठा दिया कि अगर हम देखते हैं क्या लिखेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात, इस तरीके से एक हमने हेडिंग उठाया और यहां पे भी लिख दिया कि जो भी छात्र शिक्षक अनुपात चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है, यानी आपको अधिक से अधिक शिक्षक होने चाहिए। तीसरा इसी तरीके से हमने यहां पर एक और पॉइंट उठा दिया जिसमें हम लिख सकते हैं कि ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट की उच्च दर, ड्रॉप आउट उच्च दर। इसी तरीके से आपको हेडिंग बनानी है और यहां पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ड्रॉप आउट की जो उच्च दर है वो किसमें देखने को मिल रही है, छात्राओं में ज्यादातर देखने को मिल रही है, छात्राओं का ज्यादा है। उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके पीछे आप लिख सकते हो कि बाल विवाह एक सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे दोस्त। बाल विवाह, कम उम्र में जब बच्चियों की शादी हो जा रही है तो एक तो स्वास्थ्य की समस्या तो हो ही रही है, साथ ही साथ उनके शिक्षा का मूलभूत अधिकार भी छूट जा रहा है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि पितृसत्तात्मक मानसिकता, इसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल पितृसत्तात्मक
सत्तात्मक मानसिकता। ये क्या समझ में आ रही है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता की वजह से क्या होता है कि हम लोग आज भी अपने घरों में देखते हैं कि अरे तुम्हें करना क्या है, पढ़ के शादी करके घर में जाके चूल्हा चौका ही तो करना है, बर्तन बनाने, पति की सेवा करनी, सास ससुर के पैर दबाने, खाना बनाना है। तो तुम क्या करोगे पढ़ के? जो चीजें तुम्हें जरूरत है आगे भविष्य में वो तुम्हारी घर में माँ बता रही है, तुमको बैठ के सीखते रहो उसके साथ रसोई में। तो इट मीन्स की पितृसत्तात्मक सत्ता की जो ये सोच है, रूढ़िवादी सोच, इसकी भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौती आ रही है, जो शिक्षकों की अनुपस्थिति। क्या है? शिक्षकों की अनुपस्थिति। आज भी जो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें भी पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षक अक्सर टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, अक्सर टाइम से पहले निकल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो आधे दिन स्कूल आते नहीं है, कई बार होता है वो इलीगल छुट्टी लेते हैं, यानी वो अपने नैतिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नैतिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हम यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नैतिक दायित्वों का पालन नहीं। दूसरा, पर्याप्त रूप से जांच अधिकारियों की कमी है। अगर पर्याप्त रूप से जांच होने लगे, हर तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन, एक हफ्ते में 2 बार, 1 बार जांच होने लगे, चाहे वो डाइट से आ जाए, बीएसए से आ जाए, या खंड शिक्षा अधिकारी आए, या कोई भी अधिकारी गण आते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक के दिमाग में डर होगा, और जब वो विद्यालय में उपस्थित होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ तो सिखाएगा, कुछ तो कुछ पढ़ाएगा। ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी आप यहां पे लिख सकते हो। साथ ही साथ ऑनलाइन उपस्थिति का भी अभाव। जैसे अभी यूपी में क्या था कि ऑनलाइन बायोमेट्रिक शुरू की जा रही थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हालांकि प्राइमरी टीचर की समस्याएं अलग है, स्कूल की समस्याएं अलग है, लेकिन सरकार इनके ऊपर एक प्रयास कर रही थी कि प्राइमरी टीचर जो है कि टाइम से पहुंचे, ताकि बच्चों का जो है कि नामांकन बढ़े और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी हो सके। परंतु बहुत सारे टीचरों ने अदर अदर कारण देके उसका विरोध किया। अब वो कारण क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन रहेगी, बायोमेट्रिक रहेगी, तो 9 बजे अगर आपका स्कूल है तो 9 बजे आपको पहुंचना है, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे इलीगल छुट्टियां रुकेंगी। तो हमने बता दिया आधारभूत संरचना, छात्र शिक्षक अनुपात, ड्रॉप आउट दर, शिक्षकों की अनुपस्थिति। अब इस तरीके से आप एक और तरीका यहां पे लिख सकते हो। एक होता है घर से स्कूल की दूरी। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों सही जगह पे स्कूल नहीं होता, घर से स्कूल की दूरी 2-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे रास्तों में भी होता है जहां पे कई बार होता है कि बच्चों को खेत पार करके, नहर पार करके, नाले पार करके भी जाने पड़ते हैं। तो ये सभी चीजें दिक्कत हो रही है। एक इसमें एक और हेडिंग आप यहां पे लिख सकते हो कि जो शिक्षकों की गुणवत्ता है। ठीक है, गुणवत्ता, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो आज भी प्राइमरी एजुकेशन के जो ओल्ड एज के टीचर है, 50+ हैं, उनको बहुत सारी चीजों के अनुभव तो है, लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति से जुड़ने के लिए जो चुनौतियां आ रही हैं उनका समाधान नहीं है उनके पास, न ही वो उस चीज में निपुण है। अर्थात शिक्षा की गुणवत्ता और टीचर की गुणवत्ता भी प्रभावित कर रही है। एक तरीका तो मेरे दोस्त ये हो गया। देखो वीडियो लंबा होगा नो डाउट, लेकिन आपको प्रॉपर ठीक से समझ के जाना है कि आंसर को कैसे लिखना है। ठीक, एक तरीका ये हो सकता है। और अब आप यहां पे क्या करोगे? समाधान प्रस्तुत करोगे अलग अलग। जैसे अब समाधान में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक हेडिंग बना दिया समाधान, और समाधान में हमने क्या लिख दिया कि भैया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या लिख दिया दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1987 से संचालित हो रही है, या फिर ऑपरेशन कायाकल्प। क्या हो गया? ऑपरेशन कायाकल्प, जो 2018 से संचालित हो रहा है। इसी में आप लिख सकते हो मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? जो यूपी में अक्षय पात्र एनजीओ है उसके द्वारा बच्चों को भोजन कराया जाता है, मतलब मिड डे मील का संचालन होता है। इसको आप लिख सकते हो 1995 में, जो पोषक तत्वों के लिए है। साथ ही साथ 3 मैंने यूपी की बता दी, मतलब मिड डे मील तो सेंट्रल की है। एक और बता देता हूं सेंट्रल की, जैसे लिख सकते हो नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति क्या लिखना है? 2020, इसका प्रभावी क्रियान्वयन। साथ ही साथ एक और आप लिख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी एजुकेशन भी बढ़ेगी, सेक्स रेशियो भी बचेगा, यानी लिंगानुपात की वृद्धि भी होगी। और आप कौन सी लिख सकते हो? तो भैया और आप लिख सकते हो कि सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को लिख सकते हो, जो 2001 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। और आप लिख सकते हो अभी करंट अफेयर से जोड़ के रोड टू स्कूल कार्यक्रम, जो अभी योगी जी ने गोरखपुर से शुरू किया था, तो 2024 का लिख सकते हो रोड टू स्कूल कार्यक्रम। फिर एक और आप यहां पे लिख सकते हो कि 1985 में बेसिक शिक्षा निदेशालय
की भी स्थापना की गई है। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप बता सकते हो, या स्कूल चलो अभियान, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया। लेकिन अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक बच्चे ने प्रेजेंट किया, मुझे काफी ठीक लगा वो, क्योंकि ऐसे भी आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्या प्रेजेंट किया? देखो, कुछ बच्चों ने तो जैसे मैंने बताया वैसे बता दिया, या फिर कुछ बच्चे और भी इससे बेहतर भी कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका जो मुझे ठीक लगा कि यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने एक तरफ चुनौतियां लिख दी। देखो, ये तरीके हैं दोस्तों, मेथड आपको बनाने पड़ेंगे नए नए कि लोगों से अलग हमारा आंसर दिखना चाहिए। एक तरफ आपने समाधान लिख दिया। अब यहां पे पॉइंट नंबर 1 लिखा, जैसे मान लेते हैं कि आपने लिख दिया आधारभूत संरचना की कमी, और कमी क्या क्या है वो आपने बता दिया। स्वच्छता के लिए पानी नहीं है, जल नहीं है, शौचालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। इसी के जस्ट सामने आपने समाधान बता दिया। समाधान के रूप में क्या बता दिया कि ऑपरेशन कायाकल्प बता दिया। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प जो 2018 से चला है, और इसी में एक और ऑपरेशन आपने बता दिया, क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1987 से चल रहा है। ठीक है, ये 2 बता दिए, और इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है ये आप बता सकते हो। इसी तरीके से आप और भी बता सकते हो, जैसे दूसरा लिख सकते हो कि बच्चों में गुणवत्ता या गुणात्मक सुधार न होना, या यूं कहें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होना। तो भैया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो कमी है, मेरी बातों को ध्यान से समझते चलो, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं वो बस आपको ना समझ में आएगा, लेकिन जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, तो यहां पे आप समाधान के रूप में लिख सकते हो कि नई शिक्षा नीति का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया है। तीसरा आप लिख सकते हो यहां पे जैसे वित्त की कमी। ठीक है, वित्त की कमी भी तो है हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, वित्त की कमी है। तो यहां पर आप समाधान के रूप में लिख सकते हो कि विद्यालयों को प्राप्त होने वाली ग्रांट, जो विद्यालय को जो ग्रांट प्राप्त होती है, जैसे प्राइमरी में क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, क्या है, 50 बच्चे हैं, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, अगर आपके यहाँ 100 बच्चों से ऊपर की स्थिति है, मतलब 50 नहीं, 100 से नीचे रहेंगे तो 25,000, 100 से ऊपर रहेंगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे प्रति वर्ष। तो आप विद्यालय में बेसिक चीजों को सुधार सकते हैं। तो ऐसे भी एक पैटर्न जो मैंने ऊपर बताया अभी, जैसे ड्रॉप आउट दर हो गया, शिक्षक अनुपात हो गया, शिक्षकों की अनुपस्थिति हो गई। चलो एक और पॉइंट यहीं पे ऐड कर देते हैं चौथे नंबर पे, कि शिक्षकों की अनुपस्थिति का एक जो मुद्दा है, शिक्षकों की अनुपस्थिति। तो अभी यूपी में क्या किया गया है दोस्तों? अभी यूपी में टैबलेट वितरण किए गए हैं। क्या किए गए हैं? टैबलेट वितरण किए गए हैं, जिसमें आपको बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी अनुपस्थिति देनी है ऑनलाइन। हालांकि कुछ स्कूल दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, अलग बात है। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर दोगे चुनौतियां और समाधान। ठीक है, क्लियर हो गया। और निष्कर्ष जब भी लिखें, देखो निष्कर्ष हमेशा लिखना है। एक बच्चे की कॉपी मैंने देखा कि उन्होंने निष्कर्ष ही नहीं लिखा है, और निष्कर्ष नहीं लिखोगे तो आपके 2 नंबर 1 नंबर आराम से काट लेगा एग्जामिनर। तो आप निष्कर्ष के रूप में यहां पे हेडिंग नहीं डालनी है, या तो आप लिख सकते हो आगे की राह, ठीक है, या फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हो इस तरीके से भी। और ऐसे लिख के आपको 2-3 पॉइंट बता देने हैं। जैसे एक बच्चे का मैंने देखा कि निष्कर्ष लिखते समय उसने आंकड़ों का प्रयोग किया, बिल्कुल सही किया भैया। 2024-25 में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में खर्च करते हुए, शिक्षा विभाग में क्या किया है, लगभग 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग है, इसमें प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी, मिडिल, इंटर, डिग्री कॉलेज सब कुछ है। तो आप इस आंकड़े को न देके आप लिख सकते हो कि जो प्राइमरी से संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो 21,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसको ध्यान में रखते हुए आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि सरकार लगातार इन चुनौतियों के समाधान करने के लिए वित्त का आवंटन भी अधिक से अधिक कर रही है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर एक और योजना है दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना। क्या है? कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 15,000 रुपए की धनराशि को बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार और बेहतर प्रयास कर रही है। तो ऐसे भी आप कंक्लूजन को समअप कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अमूर्त भाषा नहीं लिखनी है, इस तरीके से चीजों को लिखना है। तो ये हो गया आपका डे 7। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं डेट, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8।
अब हमारा यहाँ पे जो डे 8 का जो हमारा 8वें दिन का जो प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका उदाहरण सहित प्रस्तुत करें और इनकी चुनौतियां क्या है। आप देखिए यहाँ पर अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछता कि भैया उत्तर प्रदेश में एनजीओ की भूमिका क्या है, तो आप वहां पे बता सकते थे बहुत सारी भूमिकाएं। अब जैसे भूमिका के रूप में क्या आप बता सकते हो कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन सब पर फोकस किया जा रहा है, बाल श्रम को निषेध किया जा रहा है, जनसंख्या का नियंत्रण कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है, कौशल विकास हो रहा है, मानवाधिकारों की रक्षा हो रही है, कृषि सुधार हो रहा है, ग्रामीण पर्यटन बढ़ रहा है, या फिर सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है, या फिर लोकतांत्रिक भागीदारी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे कि भूमिका तो आपको बतानी है, लेकिन साथ में आपको उदाहरण के साथ बतानी है। अब दो तरीके के प्रश्न को आप डील कर सकते हो कि या तो आप भूमिका अलग बता दो, उदाहरण अलग बता दो, लेकिन तरीका यह होगा कि जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके कि भूमिका उदाहरण सहित बतानी है, तो आपको हर एक पॉइंट की जो भूमिका आपको बतानी है उसमें उदाहरण को भी मेंशन करते हुए चलिए। दूसरा जो प्रश्न में और क्या पूछ रहा है कि इनके चैलेंजेस भी क्या है, तो फिर मैं वही कहूंगा कि प्रश्न को ब्रेक करना सीखिए। क्या ब्रेक कर रहे हैं कि प्रश्न पूछा किसके बारे में जा रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है मेरे दोस्त गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ। और मैं एक एस्पिरेंट एस्पिरेंट को बहुत धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे एक डाउट था कि क्या इसको हम फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(c) के तहत मानते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे दो प्रूफ के साथ कंफर्म किया, एक गूगल का प्रूफ था और एक विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का प्रूफ था। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। कभी कभी हो जाता है दोस्तों कि हम लोग भी चीजों को पढ़ते पढ़ते ना, जब बहुत सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं तो दिमाग से स्लिप कर जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये चीजें है ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभी टीचर भी अपने बच्चों से जरूर सीखता है। तो थैंक यू सर। टॉपिक पे आते हैं, तो यहां पे एनजीओ के बारे में बात कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है सर कि पहले तो मुझे बताना होगा कि एनजीओ क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में। दूसरा सर इसकी भूमिका क्या है, अगर हम बात करते हैं कि भूमिका क्या है इसकी यूपी के अंतर्गत। तीसरा हमें इसके चैलेंजेस के बारे में बताना है। लेकिन अगर जब मेरे भाई चुनौतियां पूछी जा रही है ना, तो आपको एक लाइन और बताना चाहिए। वो क्या रहेगा कि 2 से 3 पॉइंट में आप समाधान जरूर बता के जाइए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि आपने खाना तो बहुत सुंदर खिला दिया, आपके घर कोई अगर आता है तो आपसे कहता है कि सर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन डिश बनाते हो, या फिर वो वेजिटेरियन है तो आप उसके लिए पनीर वगैरह जो भी चीज अच्छी लगती है आप बनाते हो। लेकिन क्या वो ये कहता है कि सर मुझे खाना खिलाने के साथ पानी भी पिला देना? जनरली नहीं कहता है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ 1 से 2 गिलास आप उसको पानी जरूर पिलाते। इट मीन्स कि जब भी आपके सामने कोई भी चुनौती आती है तो उसका समाधान आपको 2 से 3 लाइन में जरूर बताना चाहिए, चाहे एग्जामिनर ने पूछा हो या ना पूछा हो। क्योंकि चुनौतियों का जब तक आप समाधान या सुझाव नहीं बता रहे हो, आपका प्रश्न अधूरा है। क्या है? आपका उत्तर अधूरा है। ये मत सोचो कि एग्जामिनर ने नहीं पूछा है तो आप नहीं बताएंगे। इसी को कहते हैं हिडन चीजों को समझना, कि क्वेश्चन में जो हिडन पार्ट है उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्लियर हो गई बात? अब जैसे मान लो कहीं पे सीधे पूछ ले कि भाई एनजीओ की भूमिका बताओ, तो आपने भूमिका तो बता दी, लेकिन अगर एग्जामिनर ने उदाहरण नहीं पूछा है प्रश्न में, तो भी आपको उदाहरण बताना चाहिए, तभी आपका प्रश्न कंक्लूड माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि भाई बाल श्रम का अगर निषेध हो रहा है, महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है, जनजातियों का विकास हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? उसके कुछ प्रूफ तो दो, कुछ उसके प्रमाण तो बताओ। उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये होता है हिडन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिडन पार्ट होता है जिसे आपको समझना पड़ता है। तो चलिए आ जाते हैं अभी टॉपिक पे कि किस तरीके से हमें इसकी इंट्रो लिखनी है। फिर मैं वही कहूंगा कि या तो आप जो है कि कोई डाटा के साथ लिख सकते हो, डाटा के साथ लिख सकते हो, या फिर आप जो है कि बेहतर तरीके से एनजीओ की परिभाषा लिख सकते हो। और फिर मैं मेंशन करूंगा कि एनजीओ को जब भी लिखें तो कम से कम ये कोशिश जरूर करें कि हाँ भैया हमें उसके साथ फैक्ट भी देना है। और ध्यान देना कि ये आपके 200 शब्दों का प्रश्न है। क्या है? 200 शब्दों का प्रश्न है, तो इसको लिखना है 200 शब्दों में। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो एनजीओ की एक छोटी सी डेफिनेशन, कोई भी लिख सकते हो कि ये क्या है। एक तरीके से जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, क्या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो एक निजी संगठन होता है जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने और निर्धनों के हित संवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है। साथ ही साथ आपने जैसी एनजीओ के बारे में बता दिया 1 लाइन में 2 लाइन में, आप 1-2
क्या करो, फैक्ट डाल दो कि एनजीओ का जो गठन होता है मेरे दोस्त, वो सोसाइटी अधिनियम, क्या है, सोसाइटी अधिनियम 1860, या फिर किसी एक इसको लिख दो, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत होता है। एक और फैक्ट अगर आप डालना चाहते हो तो मूल अधिकार 19(1) सी के तहत संघ बनाने की शक्ति दी गई है। संघ बनाने की शक्ति में आप एनजीओ को भी बना सकते हो अपने लिए। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट बता दिए। आप इसी को ऐड कर सकते हो कि गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा बता सकते हो कि सरकार से अलग जो मानवीय हित होते हैं, नागरिक हित होते हैं, सामाजिक हित होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए एनजीओ का गठन किया जाता है, जिसका पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत किया जाता है। और फंडामेंटल राइट में भी एनजीओ के गठन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। तो आप इस तरीके से तीनों लाइन को मेंशन करते हुए आपने इंट्रो बहुत ही बेहतर लिख दिया। समझ में आ गई मेरी बात कि एनजीओ की डेफिनेशन हमने बता दी, किसे कहते हैं, ठीक है, गैर सरकारी संगठन। साथ में उसका गठन जो होता है सोसाइटी अधिनियम 1860 लिख सकते हो, या फिर कंपनी अधिनियम 2013 भी लिख सकते हो। और 19(1) सी के तहत संघ बनाने की भी शक्ति दी जाती है। दैट्स पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी आपकी क्या करिए क्वेश्चन की कि संगठनों की जो भूमिका है वो आपको उदाहरण सहित बतानी है। तो आप यहां पे एक हेडिंग लिख सकते हो इस तरीके से कि एनजीओ की भूमिका, क्या लिख सकते हो, एनजीओ की भूमिका। या फिर आप ऐसे करके एक हेडिंग बनाया और आपको बताना है भूमिका के तौर पे। जैसे अगर आप देखोगे भूमिका के तौर पे अगर आपको बताना है तो फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो, अब यहां पर आप जो है कि एनजीओ की भूमिका में आप लिख सकते हो कि राजनीतिक सशक्तिकरण फॉर एग्जांपल, या फिर गवर्नेंस लिख सकते हो, जैसे गवर्नेंस में सुधार लिख सकते हो इस तरीके से। और यहां पे एक एडीआर की एक रिपोर्ट कोट की थी एक दोस्त ने, मतलब एक एस्पिरेंट ने। मुझे पता है कि मैं कोई अलग से इसमें रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बाकी एस्पिरेंट गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग केवल अपनी कॉपी तो चेक कर देख लेते हो, बाकी अदर एस्पिरेंट ने कैसा लिखा है, कैसा उस पर फीडबैक दिया गया, आप उसको नहीं देखते हो। और ये भी एक गलत तरीका है, गलत प्रैक्टिस है। आपको क्या करना चाहिए, जितने भी एस्पिरेंट की कॉपी है, अरे यार टेलीग्राम का कोई स्पेस तो नहीं भरेगा, आप आराम से देख सकते हो। अदर एस्पिरेंट की आप अगर कॉपी देखोगे तो ये पता चलेगा कि उसने क्या बेहतर लिखा है हमसे, हमें क्या कमियां देखने को मिली अपने में, या फिर सर ने कैसा रिवॉर्ड या कैसा जो है कि रिमार्क किया है किसी को। तो एडीआर की एक रिपोर्ट लिख सकते हो, जिस रिपोर्ट के अनुसार कि भैया चुनावी प्रक्रिया का अपराधीकरण रोका जा रहा है। बिल्कुल, एडीआर क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी लोकतांत्रिक सुधार के लिए एक संगठन है जो कई एनजीओ के रूप में काम करता है। ठीक है, गवर्नेंस के लिए लिख सकते हो। फिर ऐसे ही आप अगर लिख सकते हो ग्रामीण विकास के लिए लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि जल प्रबंधन करके, ठीक है, जल प्रबंधन कर दो। जल प्रबंधन की एक हेडिंग डाल दी। अब जल प्रबंधन की सबसे ज्यादा संकट कहां पे देखने को मिलता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो यहीं पे आप लिख सकते हो कि जल प्रबंधन के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या चलाया जा रहा है, एक एनजीओ चलता है मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या होगा, एक आप देखोगे हरितिका होता है। क्या नाम होता है, हरितिका। हरितिका के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जल का प्रबंधन किया है। तो हरितिका क्या हो गया, एक एनजीओ हो गया। उदाहरण सहित भूमिका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, भूमिका क्या है, जल प्रबंधन करना। उदाहरण क्या है, हरितिका। कहां पे कर रहा है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक और एग्जाम्पल आप इसी में दे सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे अभिनव करके एक है, ठीक है, अभिनव करके, जो क्या करता है, अभिनव भी एक एनजीओ है मेरे दोस्त, जो मुजफ्फरनगर, कहां पे दोस्तों, मुजफ्फरनगर में जल प्रबंधन के लिए काम कर रहा है, मुजफ्फरनगर में जल प्रबंधन के लिए। तीसरा अगर आप देखोगे कि बाल कल्याण, क्या लिख सकते हो, बाल कल्याण। अब बाल कल्याण के लिए आपको पता है कि हमारे यूपी में एक अक्षय पात्र एनजीओ है। क्या नाम है उसका, अक्षय पात्र एनजीओ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो मिड डे मील का पूरा संचालन कर रहे हैं। मिड डे मील अर्थात बच्चों को क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोषण युक्त। तो ये बाल कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा आप इसी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बता सकते हो या फिर अदर स्टेट का भी बता सकते हो, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी, इनको मिला था, आपको याद होगा कि नोबेल प्राइज मिला था शांति का। कैलाश सत्यार्थी जी का एक एनजीओ है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसके तहत भी बच्चों का कल्याण किया जा रहा है। एक तो आपने ये भी हेडिंग दे दी। फिर आप इसमें और क्या देख सकते हो, अगर आप देखोगे कि कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण।
आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौशल प्रशिक्षण के लिए दोस्तों एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जो चित्रकूट में चलाया जाता है, तो उसका नाम ही रखा गया दृष्टि। तो दृष्टि गैर सरकारी संगठन के द्वारा चित्रकूट में क्या चलाया जा रहा है, दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, इन सभी का ट्रेनिंग दी जा रही है एक तरीके से। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि ग्रामीण विकास के लिए, या यूं कहें कि महिला सशक्तिकरण, चलो लिख देते हैं हम, हमने एक और पॉइंट लिख दिया, महिला सशक्तिकरण। इसमें आप देखोगे एक गुड़िया नाम की जो है कि एक एनजीओ है। गुड़िया क्यों कहा गया, क्योंकि छोटी बच्चियों को हम गुड़िया कहते हैं, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका वो क्या करता है कि जो बाल वैश्यावृत्ति है, जो छोटे छोटे बच्चे जो है कि वैश्यावृत्ति में आ जाते हैं, या फिर महिलाओं की तस्करी हो रही है, यौन शोषण हो रहा है, इनसे बचाव करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 4 पॉइंट बता दिए, गवर्नेंस, जल प्रबंधन, बाल कल्याण, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण। 5 भी काफी है, क्योंकि आपको पेपर में 2 डायमेंशन पूछे जा रहे हैं मेन। एक तो आपको भूमिका बतानी थी, दूसरा इसकी चुनौतियां। तो सारे प्रश्न में मतलब केवल हम भूमिका पे ही सारा शब्द नहीं खत्म करना है, अभी हमें चुनौतियों के भी तो आगे लिखना है। तो हमने इंट्रो बता दिया, मुख्य भूमिका बता दी। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि चुनौतियां क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम चुनौतियां, चैलेंजेस तो मेरे भाई बहुत सारे हैं। जैसे सबसे बड़ा एक जो चैलेंजेस है इनके पास, वो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, कि राजनीतिक हस्तक्षेप इनका बढ़ता जा रहा है। मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं एनजीओ में इंटरफेयर कर रही हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो सार्वजनिक धन आता है ना, उसका भी अपव्यय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, सार्वजनिक जो धन आता है। तीसरा, अगर आप देखोगे कि अब इन्होंने सेवा भाव को हटाते हुए क्या किया, सेवा भाव के स्थान पे क्या किया, इन्होंने स्वार्थ हितों की पूर्ति करने लगे। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एनजीओ क्यों खोल रहे हैं, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल, यानी धन शोधन के प्रक्रिया में शामिल होना, यह भी इनकी चुनौती हो रही है। साथ ही साथ एक और आप चुनौती लिख सकते हो कि अनुदान की जो प्राप्ति है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट एनजीओ को फंडिंग करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एनजीओ को फंडिंग करती है। तो अनुदान प्राप्ति में ये लोग क्या कर रहे हैं, अनैतिक साधन, कैसे साधन दोस्तों, अनैतिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अनैतिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हो कि सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो रही है, यानी धीरे धीरे एनजीओ की कार्यप्रणाली को रेगुलेट किया जा रहा है, और जो कि इनकी स्वायत्तता पे एक खतरा भी उत्पन्न करेगी। साथ ही एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि योग्य एवं कुशल स्वयंसेवकों की कमी, क्योंकि आज भी क्या हो रहा है, लोग अपने स्वार्थों को पूर्ति कर रहे हैं, न कि लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। यहां तक बात मेरे समझ में आ गई भाई, मतलब आप लोगों के समझ में आ गई मेरे भाई। चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए सर, कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए। तो अब यहां पे आप सुझाव के लिए दे सकते हो। देखो, चुनौतियों के साथ आपको कंक्लूजन जो समाप्त करना है वो आगे की राह भी हो सकती है, आगे की राह या फिर निष्कर्ष। हालांकि हेडिंग कुछ भी नहीं डालना होता है, ये बस आपको 1 से 2 लाइन छोड़ के पैराग्राफ कुछ इस तरीके से लिखना होता है। आप सुझाव के तौर पे क्या देख रहे हो भैया, जो चुनौतियां हैं उसी में। तो अब जैसे सुझाव के तौर पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहला एक जो हमारा सुझाव रहेगा वो क्या रहेगा कि आयकर का जो एक्ट है, जो इनकम टैक्स का जो आयकर एक्ट है, एक तो आयकर एक्ट की बात करें, ठीक है। दूसरा एक इसी में आता है FCRA, ये जो फॉरेन से जो आपको अनुदान मिलता है एनजीओ को फॉरेन से, इसे रेगुलेट करने के तरीके को प्रभावी इंप्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ आप इसमें ये देख सकते हो कि संचालन व निगरानी के लिए एक संगठित केंद्रीय निकाय की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे हम हर एक सेक्टर के लिए केंद्रीय बॉडी बना रखी है हमने, वैसे एनजीओ को भी रेगुलेट करने के लिए एक अलग से एक बॉडी बना दी जाए सेंट्रल लेवल पे। साथ ही साथ एक और हम आगे की राह कर सकते हैं कि जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है कि प्रयास किया जाना चाहिए, लोगों में जागरूकता बढ़े ताकि एनजीओ के जो उद्देश्य हैं वो अपने पूरे हो सकें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कंक्लूजन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे आपने पूरा समझ लिया कि एनजीओ का इंट्रो कैसे लिखना है, कि हाँ भैया हमें एनजीओ के बारे में 1 से 2 लाइन बतानी है, प्लस उसमें 1 लाइन में हमने लिख दिया कि अधिनियम कौन सा होगा जिसके तहत ये पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, या फिर 1 लाइन में हमने बता दिया कि ये आर्टिकल 19(1)
सी के तहत संघ बनाने की शक्ति में शामिल है। फिर हमने बता दिया भूमिका, गवर्नेंस, जल प्रबंधन, बालक कल्याण, कौशल या बाल कल्याण भी लिख सकते हो, कौशल प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण। इस तरीके से हम एग्जाम्पल भी साथ में लिखेंगे। और चुनौतियों के रूप में मैंने कई सारी आपको चुनौतियां बता दी और फिर कंक्लूजन। तो ऐसे आपको लिखना है आंसर। तो ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त कि चुनौतियों को कभी भी आधा नहीं लिखना है। चुनौतियों के साथ आपको एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, समाधान या सुझाव जरूर बताना है। 2 से 3 लाइन में ही बता दो, कंक्लूजन के फॉर्म में पॉइंट वाइज बता दो, वो आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलो, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार हो तो। और साथ ही साथ नंबर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, जहां पर आप व्हाट्सएप टीम से मेरी क्वेरीज कर सकते हो, 8527594636। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।